Hello everyone, welcome to SCube TV. My name is Rajni, and today, guys, on the show we have a very special guest with us. Her name is Dr. Priyanka Sharma. She is a physical therapist. Today on the show, we are going to speak with her about physical therapy and how can we do physical therapy at home, and also how can physical therapy help us in these COVID times. But before, let's welcome her to SCube TV. Hi, Dr. Priyanka. Welcome to SCube TV. Hi Rajni, I am Priyanka Sharma, physiotherapist. I am attached with a ILS hospital now. I am in Kolkata. So thank you very much to give me opportunity to say something about COVID situation, a physical therapist in COVID situation, and role of physiotherapy in COVID situation. Of course, of course. It's a pleasure having you on the show, firstly. So, Dr. Priyanka, मेरा जो first question है आपसे, before I ask you anything, I actually would like to know कि आप जो है वो फिजिकल थेरेपी में आई कैसे, आपने फिजिकल थेरेपी कैसे स्टार्ट की? तो पहले आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंसेस को कुछ बताएं। हाँ जी, एक्चुअली बचपन से ही बस शौक थी कि मेडिकल लाइन में आनी है, तो फिर जॉइंट एंट्रेंस दिया, तो फिजिकल थेरेपिस्ट में मेरी रैंकिंग आई, तो फिर पेरेंट्स लोगों को भी ये मीन्स ये लाइन अच्छी लग रही थी, ये जोन अच्छी लग रही थी, जिसकी वजह से मैं इस लाइन पे आई। और मेरे को बहुत हैप्पी लगती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ और इस सिचुएशन में भी मैं पेशेंट लोग के साथ डील कर रही हूँ, पेशेंट को हैप्पी रख रही हूँ in that COVID situation. So it is very honor to me. Okay, that's amazing. That's beautiful. But Dr. Priyanka, मैं आपसे मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि सबसे पहले तो लोगों को ना काफी कंफ्यूजन रहती है फिजिकल थेरेपी के बारे में कि आखिर फिजिकल थेरेपी एक्चुअल में होता क्या है। कई लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइजेस होते हैं, कई सोचते हैं, मतलब बहुत अलग अलग थॉट्स हैं फिजिकल थेरेपी के बारे में। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एक्चुअली वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप हमारी ऑडियंसेस को बताएं कि एक्चुअल में फिजिकल थेरेपी है क्या? फिजिकल थेरेपी ये कोई फर्स्ट केस फिजिकल थेरेपी हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई में हम मतलब क्या ऐसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम आपने क्या पढ़ के यहाँ पे इस लाइन पे आए हो, आर यू एडुकेटेड, मीन्स आपने क्या बैचलर किया है उसके बाद गए हो। तो ये बहुत ही मतलब क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये मैं आपको भी बताना चाहूंगी। और अब ऑफकोर्स अवेयरनेस, ये अवेयरनेस बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारी कैंप भी की है, कोलकाता में, हावड़ा में भी कैंप किया है, अपने हॉस्पिटल्स में भी कैंप किया है। मैं ये पेशेंट को अवेयर करना चाहती हूँ कि इफ यू नीड अ फिजिकल थेरेपिस्ट, फर्स्ट यू आस्क अबाउट अ डिग्री। तो हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है वो ऑफकोर्स डिग्री रिलेटेड है। तो हम लोग पहले ज्वाइंट एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद हम लोगों की रैंकिंग आती है, रैंकिंग के बाद हम लोग इसमें बैचलर करते हैं, फिजिकल थेरेपी इन बैचलर, फिजिकल थेरेपी इन मास्टर्स, इसमें पीएचडी भी होती है। तो ये एक अवेयरनेस की बात है कि अगर पेशेंट को कोई भी आके बोल रहा है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ या वो फिजियोथेरेपिस्ट है जिसकी तो अगर आपको जरूरत है तो आप जाओ उनके पास। तो नहीं, आप लोगों को नहीं जाना है। जैसे सामान मिलती है या जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो फर्स्ट यू आस्क अबाउट द डिग्री कि सर मैडम आपने क्या डिग्री किया है, बैचलर किया है और डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा किया है तो आपने क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया है या बैचलर किया है, तो आपने कहाँ से किया है, आपकी कौन सी कितनी ईयर की कोर्स है, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन नंबर, आई एम IAP होल्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर। सो आप पहले पूछो कि आपकी क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो सर मैडम आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अगर न्यू हो तो आप कौन से कॉलेज से हो, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो ये सब आप लोगों को पूछना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी खड़ा होके बोलेगा मैं फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, मैं ये डॉक्टर के साथ काम करता हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, तो ये टोटली मिसगाइड हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट लोगों को हम लोगों ने देखा है कि मैडम पता है वो घर पे आके मेरा फिजियोथेरेपी कर दिए थे, करने के बाद मेरा तो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ, लेकिन आप तो इतना फीस बता रहे हो, वो तो 50 रुपए में आके करके चले गए, आपका 300 क्यों है, आप 400 क्यों है। तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये अवेयरनेस की बात बहुत जरूरी है, पेशेंट लोगों को भी, पेशेंट के घर वालों को भी, प्लस सोशल सोसाइटी को भी। तो प्लीज आप पहले अस करो अबाउट फिजिकल थेरेपिस्ट, अबाउट व्हाट अ डिग्री यू होल्ड इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूछिए कि आपने क्या बैचलर किया है मैडम। ये कोई शर्म की बात नहीं है, आप डॉक्टर से पूछ ही सकते हो।
मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी डॉक्टर को इसमें प्रॉब्लम होगी। ऑफ कोर्स ये तो पेशेंट लोग को भी बताना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये जी। मिसगाइड होके, क्योंकि मैं एक पेशेंट देखती थी, हम्म। उनकी सीवीए थी, सेरिब्रल पॉल से सीवीए थी, स्ट्रोक हम्म। हुई थी उनको। तो मैं उनको आफ्टर 6 मंथ के बाद अब देखी तो पेशेंट बिल्कुल खराब हो गया था। कुछ भी प्रॉब्लम होती है अगर पेशेंट को, तो इनिशियली अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा, मतलब वो 3 मंथ में ही रिकवरी कर लेती है। लेकिन अगर वो किसी गलत हाथ में पड़ जाता है या कोई गलत फिजियोथेरेपिस्ट उसको मिसट्रीट करता है, तो वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को और ज्यादा टाइम मिल लगता है। तो यही मैं सब पेशेंट को भी बताना चाहूंगी, आपको भी बताना चाहूंगी कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको जरूर प्रिस्क्रिप्शन, पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन मांगिए आप डॉक्टर से। अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपके घर में भी जी। आ रहा है तो आप बोलिए कि सर मैडम आप प्लीज अपना प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है, मेरे को देखना है, प्लस मेरे को अपने नियर और डियर के पास भी दिखाना है कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं। एक डॉक्टर को ऐसे नहीं बोल सकते कि आप जेन्युइन हो, मीन्स आप उनको ऐसे करके पूछो, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है सोशल में भी एंड सोसाइटी में भी, सो मस्ट बी यू आस्क। ओके। ओके। जी। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारी ऑडियंसेस को बताया कि किस तरीके से जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है उसका कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया कि मार्केट में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कम सस्ते के चक्कर में या कम पैसों के चक्कर में जो किसी से भी अपना इलाज करवा लेते हैं, जो अपने आप को एक थेरेपिस्ट कहलाते हैं। पर डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि कौन सी बीमारी हम कब हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कब हमें हमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो या कौन सी परेशानी हो जब हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या जब हमको फिजिकल थेरेपी लेनी चाहिए? देखिए ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिपेंड करता है। फिजिकल थेरेपी ये सभी फील्ड में काम करती है, ऑर्थोपेडिक में भी, न्यूरोलॉजिस्ट में भी, पेडियाट्रिक में भी, जेडियाट्रिक में भी। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम लोग डील करते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। और डॉक्टर अगर रेफर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अगर रेफर नहीं करेंगे तो उनका फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सोसाइटी में, एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में भी ये बहुत काम आती है। कि अगर किसी को नी पेन हो रही है, वो बहुत दिन से दवा खा रहा है, मेडिसिन पे है, उसकी नी पेन की कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मीन्स उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग बस पेन रिलीव कर सकते हैं अगर पेशेंट ऑपरेशन में नहीं जाना चाहता हो। या अगर सर्वाइकल पेन हो रहा है, किसी को माइल्ड सर्वाइकल पेन हो रहा है, जैसे अभी पोस्टल हैजर्ड्स बहुत हो गए हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि किसी कोई ऑफिस में बहुत देर तक बैठा हुआ है, 8 आवर्स काम कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली सर्वाइकल पेन और बैक पेन आएगी। तो इतनी छोटी सी बात के लिए तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है ना। तो he must be contact to her near and dear physiotherapist, so he or she can solve her problem। बिकॉज अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो एंड पोस्टल करेक्शन कर रहे हो, एर्गोनॉमिक करेक्शन दैट इज कॉल्ड, कर रहे हो, तो वो चली जाएगी। इसमें प्रॉब्लम की कुछ बात नहीं है, 2 या 3 दिन में ही चली जाएगी। इसके लिए आपको कोई मेडिसिन भी खानी नहीं पड़ेगी। या फिर आपकी बैक पेन है, कोई पोस्टल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको बैक पेन आ रही है, तो ये भी चली जाएगी 1 या 2 दिन में। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन आ रही है तो यू मस्ट बी गो ऑन योर नियर डॉक्टर। अगर आपको माइल्ड पेन, आपको लग रहा है कि मैंने ये सामान उठाया या आज मैं बहुत देर तक काम कर रहा था जिसकी वजह से मेरे को पेन हुआ, तो आप ऑफकोर्स जाके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। या तो फिर आपको लग रहा है कि आपकी एंकल में पेन है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके हाथ में दर्द हो रहा है। हम लोग ज्यादातर ये सब केस देखते हैं फ्रोजन शोल्डर में। अगर फ्रोजन शोल्डर किसी को होता है तो वो बंदा हाथ नहीं उठा पाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, मीन्स वो बाल नहीं बांध पाता है। अगर वो लेडी है, हाउस की काम करती है, साड़ी पहनती है, तो वो साड़ी ठीक से नहीं पहन पाती है। तो फिर वो अपने नियर कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकता है, तो वो एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकते हैं, उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है।
प्लस कोई बच्चा जैसे वो बहुत दिन हो गया, जैसे 1-1.5 साल हो गया वो चल नहीं पा रहा है या खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो अब ऐसे उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बर्थ के समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो वो जरूर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर के परमिशन से अगर उनको लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है तो वो ऑफकोर्स कंसल्ट करे। ओके ओके। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इंडिया में तो बहुत बुरे हालात हैं। जिस तरीके से केसेस जो सामने आ रहे हैं रोज के रोज, केस नंबर बढ़ने में लगे हैं, चाहे वो मरीजों के हो या फिर कोरोना से होने वाली मौतों के हो। हमेशा मतलब दिन पर दिन आपको भी पता होगा कि किस तरीके से हमारी जो देश में और दुनिया भर में केसेस आ रहे हैं। तो फिजिकल थेरेपी जो है वो कोविड से लड़ने में कैसे मदद कर सकती है? जी, मैं तो बोलूंगी तो बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि मैं खुद अच्छा। आईएलएस हॉस्पिटल में हूँ, हावड़ा में हूँ, ये हावड़ा में मीन्स कोलकाता में है। तो मैं कोविड पेशेंट देखती हूँ, डेली ही देखती हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो अच्छा। आप देखोगे कोविड सिचुएशन में मेनली पेशेंट लोग को लंग में इफेक्ट करती है, तो पल्मोनरी डॉक्टर जैसे हेल्प करते हैं, वैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो तो फिजियोथेरेपिस्ट टीच कर रहे हैं ना आपको, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करोगे। तो अगर ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं जी। होगी तो उनकी तो ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन करेगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन करने पे तो बहुत मीन्स प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम लोग मेनली उनकी पोस्टरल करेक्शन करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में ही देख लो, तो मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो ये जोन वाइज डिवाइड हो जाता है कि हम लोग नॉर्मल पेशेंट को देख रहे हैं, मीन्स जनरल वार्ड में देख रहे हैं। ऐसे सभी को पता है हॉस्पिटल में जनरल वार्ड रहता है, आईसीयू रहता है, आईसीयू रहता है। तो जनरल वार्ड में हम लोग जब देखते हैं पेशेंट लोग को, तो फर्स्ट तो हम लोग, क्योंकि उन लोगों को जनरल वार्ड में जो पेशेंट रहते हैं उन लोगों को माइल्ड मीन्स प्रॉब्लम होती है, माइल्ड प्रॉब्लम होती है इन सेंस ऑफ वो पेशेंट आते हैं बस ब्रीथिंग डिस्ट्रेस लेके, अदरवाइज उनकी सिम्टम रहती है, कफ रहती है, फीवर रहती है। तो फीवर कफ तो बाय मेडिसिन बहुत जल्दी चली जाती है, कफ थोड़ी सी टाइम लगती है। कफ के लिए वो लोगों को नेबुलाइजेशन दिया जाता है, प्लस चेस्ट फिजियोथेरेपी दिया जाता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ये कोविड सिचुएशन में। पहले पेशेंट को बैठाते हैं, बैठा के उन लोगों को बोलते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीथिंग करो। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में डिस्ट्रेस हो रही है तो उनकी तो ऑक्सीजन सेचुरेशन चलेगी, मीन्स ऑक्सीजन मास्क चलेगी। अदरवाइज अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम लोग उन लोगों को नॉर्मल ब्रीथिंग सिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगी कि आप लंबी सांस लीजिए, आप एक लंबी सांस लीजिए, एक लंबी सांस लेके आप मुंह से छोड़िए, मीन्स एयर इंटर योर नोज एंड एक्सपेल योर माउथ, ओके। लाइक दैट। अगर पेशेंट ये करने में अगर कफिंग कर रहा है तो मीन्स उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कफिंग अगर वो निकालेगा नहीं तो वो चेस्ट में जाके सेक्रेट होगी, जम जाएगी। अगर वो चेस्ट में जम जाएगी तो वो सीवियर कंडीशन हो जाएगी। तो पहले तो हम लोगों को वैसे पेशेंट को कफ निकालना है, तो ये ब्रीथिंग की एक्सरसाइज से हम लोग कफ निकालते हैं। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज में बहुत सारी टेक्निक होती है, जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग करवा लीजिए, स्लीप ब्रीथिंग करवा लीजिए, सेगमेंटल ब्रीथिंग करवा लीजिए, फिर स्पायरोमीटर करवाइए। नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है, पेशेंट को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि आप सीधे होके बैठ जाइए। अगर आपको वीकनेस है, कोविड सिचुएशन में पेशेंट फील वेरी वीक, मीन्स मसल पेन रहती है, पेशेंट जनरल वीकनेस रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो पहले तो उनको उठा के बैठाना है कि प्लीज आप बैठो, प्लस मेंटली सपोर्ट देना है। बिकॉज वो तो आइसोलेटेड घर से होते ही हैं, प्लस जैसे नॉर्मल हॉस्पिटल में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट से उनके रिलेटिव्स मिलने आते हैं, बट इन द केस ऑफ कोविड उनके रिलेटिव्स अभी अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। तो उनको मेंटली भी सपोर्ट देना है, प्लस फिजिकली भी सपोर्ट देना है। फिजिकली उनको क्या कराना है, उठा के बैठाना है, बैठा के नॉर्मल ब्रीथिंग कराना है। पेशेंट को बोलना है आप नाक से बस सांस लीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए, फिर नाक से ही छोड़िए, लाइक दैट। नाक से सांस लेनी है, सॉरी, नाक से सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। ये हुई एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब क्या करानी है, पर्स लिप ब्रीथिंग करानी है। पर्स लिप ब्रीथिंग कराने में क्या होता है, नाक से सांस लेके पेशेंट को बोलना है मुंह से छोड़ने के लिए। जैसे हम लोग मोमबत्ती बुझाते हैं, मोमबत्ती जैसे एक कैंडल को हम लोगों ने बुझाया,
ये हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन वो कोविड पेशेंट जो रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों की सेक्रेशन रहती है, ये करने पे उनको खांसी आती है, खांसी आने पे उनकी कफ निकलती है। ये हुई सेकंड। थर्ड क्या हुई, अब हम लोग पेशेंट को स्पायरोमीटर करवाएंगे। स्पायरोमीटर एक मीन्स वो लंग कैपेसिटी डिसाइड करती है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, गूगल में भी सर्च कर सकते हो, उसमें 3 बॉल भी रहती है, 1 बॉल भी रहती है। पेशेंट को आप सीधा करके स्पायरोमीटर को पकड़ना है, एकदम माउथ लेवल में पकड़ के पेशेंट को बोलना है आप तानिए, जैसे हम लोग स्ट्रॉ से पानी पीते हैं। स्ट्रॉ से पानी पीते वक्त हम लोग जैसे टानते हैं, तो वो बॉल अपने आप उठेगी। वो मेजरमेंट करती है हमारी लंग कैपेसिटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि फर्स्ट स्टेज में स्पायरोमीटर पेशेंट नहीं कर पाता है, आफ्टर दैट डे बाय डे वो स्पायरोमीटर कर पाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर कोविड सिचुएशन में अगर कोई पेशेंट अपने घर पे आइसोलेटेड है, उन लोगों को ये सब चीजें नहीं मिल पा रही है, तो मैं उनको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप नॉर्मल ब्रीथिंग करो, जो मैंने अभी आपको दिखाया। फर्स्टली ब्रीथिंग करो। अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है या आपके पास अभी आपके नियर में अवेलेबल नहीं है, तो आप एक स्ट्रॉ ले लो। स्ट्रॉ लेके पानी पियो उससे। आप जितना उसको टानोगे, सब करोगे, वो भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज करो और जितना हो सके आप एक्टिव रहो। मेरे को पता है ऑफकोर्स कोविड सिचुएशन में एक्टिव हम लोग मुंह से बोलते हैं, लेकिन रहना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप अगर एक्टिव, आप अगर वीकनेस फील कर रहे हो, तो आप थोड़ी सी उठ के बैठो, हाफ लाइन पोजीशन में उठ के बैठो। बैठ के आप अपने फ्रेंड लोग से फोन पे बात करो। मीन्स मेंटली सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। मेंटली सपोर्ट के लिए आप अपने फ्रेंड से बात करो। सोशल मीडिया पे आप बिजी रहो। उसके बाद फिर आप बस दिन में 2 या 3 बार ही सो, क्योंकि अगर आप सोते हो तो वो सेक्रेशन जम जाएगी। जम जाने पे वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। सेक्रेशन जमना मीन्स कफ जमना। आपकी लंग पे अगर कफ जमेगी तो वो आपकी ब्रीथिंग में कॉम्प्लिकेशन करेगी। तो ये आपको बिल्कुल मेंटेन करना है। ये मैंने आइसोलेटेड पेशेंट को भी बोला और नॉर्मल जनरल वार्ड में जो पेशेंट है उनके लिए भी बता रही हूँ। अब आएगी आईसीयू या आईसीयू पेशेंट के बारे में। आईसीयू या आईसीयू पेशेंट में उन लोगों के तो ऑक्सीजन सैचुरेशन चलती ही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन चलने के कारण आप देख सकते हो कि अगर हम लोग भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, प्लस मेरे नियर में अगर कोई पेशेंट है जो बाईपैप में है या वेंटिलेशन में है, तो मेरे को मेंटली प्रॉब्लम होगा ही कि मीन्स होते हैं ना घबरा जाना जिसको बोला जाता है, तो वो कोई भी घबरा जाएगा। तो उन पेशेंट लोगों को समझाना पड़ेगा कि नहीं, आप मेंटल सपोर्ट देना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा कि नहीं आप ठीक हो सकते हो, आप एक्सरसाइज करो, मेडिसिन आपकी चल रही है, आप उठ के बैठो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने पे आप भी जनरल वार्ड में फिर आप घर पे जा सकते हो। तो वो सब पेशेंट के लिए पोस्चरल करेक्शन बहुत जरूरी रहता है कि पेशेंट को टर्न करना, प्रोन करना, साइड वाइज टर्न करना, उठा के बैठाना, मिस लेग ड्रैंगलिंग करना, चेयर में बैठाना। तो ये सब एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। करने के बाद उन लोगों को मूवमेंट करवाते हैं। फिर डे बाय डे उनकी जब रिकवरी होती है तो वो जनरल वार्ड में शिफ्ट होते हैं। जनरल वार्ड में जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी ब्रीथिंग होती है, स्पायरोमीटर होती है। होने के बाद फिर अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छी रहती है तो फिर उनको डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक्टिविटी हम लोग कोविड सिचुएशन में कर रहे हैं। और अगर हम लोग बोल सके कि वेंटिलेशन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी है जिन्होंने वेंटिलेशन भी लिया था, प्लस उनकी इंटुबेशन हुई, एक्सटुबेशन भी हुई। मीन्स वो वेंटिलेशन लगा रहे हैं, लगाने के बाद 2 या 3 दिन वेंटिलेशन के सपोर्ट में रहने के बाद वो उनकी रिकवरी भी हो रही है। ऐसा नहीं है ये मतलब हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि कोविड सिचुएशन में बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो रही है। जैसे पेशेंट की डेथ हो रही है वैसे रिकवरी भी हो रही है। तो रिकवरी की भी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये बोल सकते हैं कि वेंटिलेशन में लगाने के बाद भी जब पेशेंट रिकवरी होके घर जाते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं और उनको भी फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट कोविड सिचुएशन में भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज मसल भी पेन होती है, प्लस लंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में ही कराते हैं। और अभी कोविड सिचुएशन में किसी के घर में सजेशन करना या कि आप घर पे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के आप फिजियोथेरेपी कराओ, तो ये
पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि आप घर पे भी ये सब एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके हाथ में स्पायरोमीटर नहीं है तो आप स्ट्रॉ से पानी पीजिए, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने पे ये सब प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। ओके ओके, बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर प्रियंका आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एक कोविड पेशेंट को फिजिकल थेरेपी जो है वो मदद कर सकती है और उसको क्या क्या करना चाहिए। किस तरीके से जो ब्रीदिंग टेक्निक्स आपने बताई, उम्मीद करती हूँ हमारी सारी ऑडियंसेस ने वो अच्छे से सुनी और नोट की, और आगे अगर उनको कोई भी कोविड पेशेंट उनके घर में या उनके आसपास या कहीं पर भी दिखे तो उन्हें ये टेक्निक जरूर बताएं। ये एक डॉक्टर ने खुद बताया है और ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा एक कोविड पेशेंट के लिए। डॉक्टर प्रियंका, इसी के साथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ साथ वो पेशेंट्स जो डॉक्टर, क्योंकि जैसे जैसे कि आप जानती हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है और बेड्स की कमी की वजह से काफी ज्यादा पेशेंट्स जो है वो घर पे भी ट्रीट हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स की वजह से, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी की वजह से लोग घर पर ही आइसोलेट हो रहे हैं और घर पर ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जिन पेशेंट्स का घर पर ट्रीटमेंट चल रहा है उन पेशेंट्स को ब्रीदिंग टेक्निक्स तो आपने बताई दी, साथ ही और उनको क्या क्या करना चाहिए? उनको टोटली प्रिकॉशन मेंटेन करना चाहिए। मीन्स अगर वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो ऑफकोर्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और अपने फैमिली से थोड़ी सी आइसोलेटेड होके रहें। आइसोलेटेड होके रहें इन सेंस ऑफ, अगर आपके फैमिली फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं तो आप सेकंड फ्लोर में रहिए, या आपका सेपरेट रहना चाहिए सब कुछ। बाथरूम टॉयलेट आपकी सेपरेट रहनी चाहिए। प्लस 7 to 14 डेज आप मेंटेन करो। ये सब करने के बाद प्रॉपर हाइजेनिक मेंटेन कीजिए। प्लस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है कि आप एक कोविड पेशेंट को रिकवरी करने में न्यूट्रिशन, आप खाना अच्छे से खाइए, पेट भर के खाइए। जो डाइट करते हैं मैं उनको बोलूंगी अभी डाइट करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आप अच्छे से रिकवरी करो, उसके बाद फिर डाइट करो। तो जैसे जूस हुआ, फ्रूट हुआ, ये सब आपको लेना पड़ेगा। अभी आप डाइट ना करके, या अभी आप पेट भर करके खाओ। या हेल्थ ड्रिंक जिसको बोलते हैं हम लोग, हेल्थ ड्रिंक में बहुत सारे प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स है, ये सब है, तो मस्ट बी यू टेक इट। ओके ओके, और एक्सरसाइजेस, कुछ इस तरह की कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस जो एक पेशेंट कर सकता है? ये सब कॉस्ट है। जैसा मैंने बोला कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। अब मैं बताऊंगी नॉर्मल एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बोला था, आप नाक से सांस लोगे और नाक से ही छोड़ोगे। सेकंड जी। बताया था पर्सली ब्रीथिंग, नाक से सांस लोगे लंबी, मुंह से छोड़नी है। ये सेकंड हुई। थर्ड क्या करनी है आपको, अब आपकी अपर लिम्ब में मूवमेंट होगी। अपर लिम्ब मूवमेंट करने पे आपकी क्या रहेगी, रिब केज ओपन होगी। रिब केज ओपन होने पे आपकी ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी बॉडी पे। तो वो कैसे करनी है आपको, आपको हाथ उठानी है लंबी, धीरे से हाथ को नीचे उतारनी है। मीन्स आप इसमें क्या कर रहे हो, पल्स स्लीप प्लस अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट कर रहे हो। नाक से लंबी सांस ले रहे हो, हाथ को लंबी करके उठा रहे हो, फिर नाक से जब मुंह से आप छोड़ रहे हो तो हाथ को नीचे करके छोड़ रहे हो। इससे आपकी जॉइंट की भी मोबिलिटी होती है, प्लस रिब केज भी थोड़ी सी बड़ी होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जा पाती है और आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती है। ये हुई एक टेक्निक। दूसरी क्या हुई, आपको हाथ को फैलाना है, लंबे करके सांस लेना है, ये एक्सटेंशन करना है, चेस्ट एक्सटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। लंबे करके सांस लेना है, फिर हाथ को सामने की तरफ लेके मुंह से छोड़नी है। मीन्स आपकी ब्रीथिंग टेक्निक वही रहेगी जो मैंने आपको सेकंड में बताया था पर्सनल ब्रीथिंग में, बस आपकी एक्टिविटी होगी, हैंड एक्टिविटी होगी। ये हुई सेकंड एक्टिविटी। अगर आप वीक नहीं फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, तो आपको सिंगल लेग स्टैंडिंग करना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको देखनी पड़ेगी कि आप जब वॉकिंग कर रहे हो तो आपको ब्रीथिंग डिस्ट्रेस तो नहीं हो रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ब्रीथिंग डिस्ट्रेस हो रही है तो तब आप वॉकिंग नहीं कर पाओगे। जैसे ये दो एक्सरसाइज आप बेड पे बैठ के कर रहे हो, फिर आपको क्या करना है, 20 to 50 स्टेप्स लेनी है। मीन्स आप थोड़ी सी वॉक करो, हल्की सी वॉक करो, वॉक करके अपने आप को असिस्ट करो। अगर आप घर पे हो तो आपको तो डॉक्टर असिस्ट नहीं कर पाएगा, आप अपने आप को असिस्ट करोगे। अगर आपको वॉकिंग में डिफिकल्टी हो रही है, कि लग रही है कि आप थोड़ी सी वॉक करने पे आपको डिस्ट्रेस फील हो रही है, तो आप बैठ जाओ, बैठ के आप थोड़ी सी रेस्ट रेस्ट लेके फिर से वॉक
करो। मीन्स अगर आप 50 स्टेप ले रहे हो, 50 में यू फील अ डिफिकल्टी, ऐसे करके रिपीटेशन करनी पड़ेगी, रिपीटेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपने एक तो फिर दूसरे घंटे में भी आप ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आप न्यूट्रिशन खाना तो ऑफ कोर्स खाना लेने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। मीन्स जैसे बोलते हैं ना हम लोग, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो सेम लाइक दैट कि आप जितना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे प्लस एक्टिविटी करोगे उतनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ये मैंने बोला वॉकिंग के लिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप 10 स्टेप में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है, तो अब आपको क्या करना है, सिंगल लेग स्टैंडिंग करना है। आप किसी भी सरफेस को पकड़ के एक पाँव पे खड़े हो जाओ। खड़े होके 10 सेकेंड काउंट करो। काउंट करके फिर दूसरा स्टेप रख दो। फिर दूसरी लेग को मीन्स ये करो, करके 10 सेकेंड काउंट करो, फिर छोड़ दो। ये हुआ। अगर आपके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट करने की कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो आप ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होती है। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 90 जा रही है, 87, 85 ऐसे जा रही है, तो आप थोड़ी सी प्रोन लाइन पे सो जाओ। प्रोन लाइन पे सोने पे क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत मीन्स बहुत तो नहीं, माइल्ड इंप्रूव होती है। तो ये WHO ने भी बताया है कि प्रोन लाइन पोस्चरल चेंज करने पे हम लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव हो रही है। तो वो आपको आधा से 1 घंटे सोना है। मीन्स सो के फिर आप उठो, उठ के आप फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके आप देखो कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। ओके करो। फिर अगर आपकी नियर में अगर मीन्स आपकी अगर विंडो है, या आप अगर छत पे हो, मीन्स आपके घर पे अगर छत है, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो जहाँ पे आपके नियर में कोई ना हो। ये आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अपने लिए किसी को नियर वाले को तो इफेक्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से वो देखना पड़ेगा कि आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे फ्रेश एयर भी हो प्लस आपके नियर में कोई ना हो, जिससे आप भी मीन्स सेफ रहो और आपके नियर में भी सब सेफ रहे। तो फ्रेश एयर थोड़ी सी लो। फिर अच्छी नींद पूरी करो। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में। नींद पूरी करने के बाद उसके बाद आप थोड़ी सी अपने माइंड डाइवर्ट करो, क्योंकि आप अगर घर पे हो और आपसे अगर कोई घर पे ना बात करे तो ये सबसे बुरी बात है। मतलब हम लोग भी ऐसा लगता है ना कभी कभी जब हम लोग अकेले रहते हैं, तो मीन्स कैसा अजीब एक फीलिंग होता है कि कोई नहीं है बात करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर वाले आपसे बात नहीं करे, तो आप ऑफकोर्स उससे फोन पे बात करो। फोन पे बात करो, वीडियो कॉलिंग करो, सोशल मीडिया यूज करो। तो ये आपको डिप्रेशन भी नहीं होना है, क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखा है, हॉस्पिटल में भी देखा है, नॉर्मली भी देखते हैं कि ये कोविड होने की वजह से पेशेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे को तो कोविड हुआ था, मेरे रिलेटिव वाले मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे घर पे नहीं आ रहे। और ये अवेयरनेस भी होना चाहिए कि अगर उनको 2 वीक्स पहले या 1 मंथ पहले कोविड हुआ था, तो अब वो ओके हैं, आप अब उनसे बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो। ये कोविड कोई भूत या कुछ नहीं है कि वो सारा जिंदगी उनके साथ रहेगा, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पर हो रहा है, आप 1 महीने के बाद अपने रिलेटिव से बात कर सकते हो, मिल सकते हो। और बात क्यों नहीं करोगे आप? बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो फोन पे बात ही कर सकते हो। और ऑफकोर्स 1 महीने बाद अगर आपके वो नियर में है या आपके आस पड़ोस में है, तो ऑफकोर्स जाके मिलिए 1 महीने या 1.5 महीने बाद, क्योंकि वो तो अब नेगेटिव हो गए है ना। तो मेंटल सपोर्ट के साथ साथ फिजिकली एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और मेंटल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये सब एक्टिविटी करने से अगर घर पे आप आइसोलेटेड हो, तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, नींद पूरी करो। अगर आप अपने नियर या डियर से किसी से बात कर रहे हो, तो फोन पे ऑफकोर्स बात करो, सोशल मीडिया यूज करो। ये सब करने पे आई होप सो सब ठीक रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका हमसे बात करने के लिए। आपने इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छी तरीके से हमारी सारी ऑडियंसेस को कोरोना से लड़ने के लिए काफी सारी टेक्निक्स बताए, काफी सारे स्टेप्स बताए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किए। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे दर्शकों ने ये शो देखा होगा, पसंद किया होगा, और आपके बताए हुए सारे स्टेप्स और टेक्निक्स जो है वो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एस्केप टीवी पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। हम जल्द ही एक सेकेंड एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे, जहां पर हम और एक्सरसाइजेस की बात करेंगे और फिजिकल थेरेपी की बात करेंगे, जहां पर हम
और ज्यादा किस तरीके से पेन जो होता है, कभी सर्वाइकल पेन या बॉडी पेन, उसमें किस तरह से फिजिकल थेरेपी काम कर सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। आज तो हमने सिर्फ कोरोना के बारे में बात की, लेकिन अगले एपिसोड में हम, जैसे हमने बताया, कि इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी।